हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रूप से चल रही होगी। जी हाँ बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका अग्नि बैच में, जहां पर साइंस का पूरा सिलेबस आपको 70 दिनों में कंप्लीट मिलेगा, यानी यहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा। और इस बैच का बिल्कुल भी कोई कॉस्ट नहीं है, आप फ्री में पढ़िए भाई। और 70 दिन में आपको बढ़िया से ये पूरा सिलेबस साइंस का कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। और जो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन उठता है, वो सारे टॉपिक को रगड़ के पढ़ाया जाएगा और अच्छे से ट्रिक के बदौलत आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप एक भी चीज को भूल ना पाओ, ठीक है। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद। तो चलिए आज का यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ओम्स लॉ कवर किया था, ओम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बिहार बोर्ड में आता ही आता है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है एकलव्य वाटिका चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अलग अलग वीडियो का, यानी अलग अलग सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप पूरे अग्नि बैच का भी प्लेलिस्ट वहां देख सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिक्स रहेगा। आप अगर प्लेलिस्ट में देखोगे तो केमिस्ट्री का अलग से अग्नि बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें सिर्फ फिजिक्स का वीडियो रहेगा। केमिस्ट्री अग्नि बैच में सिर्फ केमिस्ट्री का ही वीडियो रहेगा उसमें। और बायोलॉजी का जो अग्नि बैच है, सब तो एक ही है, लेकिन प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है, ताकि आपको वीडियो खोजने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो जी हाँ, और हाँ, ये अग्नि बैच जो क्लास चलती है वो 6 बजे से शाम में चलती है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, ताकि वो इस अवसर का लाभ उठा पाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को भी पता ही नहीं है, तो उनको भी जरूर बताएं। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था, जो बिहार बोर्ड में बहुत बार आता है, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, ठीक है, पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं। तो चलिए फिलहाल में हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। देखिए, एक तार हम बना देते हैं, अपने बिहार के लैंग्वेज में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। यह एक तार है, ठीक है, जैसे यहां पर माइक का तार है ना, उसी तरह से ये तार है। इस तार में मानिए यहां से धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही है, इधर जा रहा है, ठीक है। विद्युत धारा आराम से जा रहा है, मतलब एकदम जा रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है अभी। लेकिन भाई वो होता है ना कि कोई आगे बढ़ता है तो उसका टांग खींचने वाला होता है, तो भाई इसका कैसे नहीं खींचेगा, इसका टांग तो जरूर खींचेगा। तो ये एकदम खूब मस्ती में एकदम जा रहा है आगे। लेकिन अगर ये विद्युत धारा इधर से जा रही है, तो कोई अगर आ जाएगा इसको रोकने वाला, ठीक है ना, इसको रोकने वाला अगर आ जाएगा, तार में, वायर में अगर आ जाएगा इस विद्युत धारा को रोकने वाला, तो वही क्या है जो रोकेगा ना, वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। वही बताया हमें, हर एक चालक का वैसा गुण, यानी हर एक चालक में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है। तो किसी भी चालक का वह गुण जो हमेशा विद्युत धारा को ना रोकने का काम करता है, हमेशा विद्युत धारा बहेगी तो उसका विरोध करेगा, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। आई थिंक ये बात आपके दिमाग में, खाली खोपड़ी में घुस रही होगी। हाँ बच्चों, बढ़िया, मजा आ रहा है, गुड। तो मैं आपको बताया ना कि प्रतिरोध क्या होता है, कि भाई अगर किसी वायर में, किसी तार में अगर विद्युत धारा बहेगी, तो उसको रोकने वाला जो होगा ना, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। बस वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किताबी भाषा में है। जो डेफिनेशन, रेक्टिफिकेशन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अपना लोग का कॉमन लैंग्वेज है, मैं हम लोग आपको समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए, इसे आर से सूचित किया जाता है, जो प्रतिरोध होता है उसे आर से हम लोग दिखाते हैं। अगला है इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ओम। और ये जो है ना, इसको इस तरीके, ये वाला जो साइन है, इससे हम लोग दिखाते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रतिरोध की बात अगर हम कर ही रहे हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि भाई ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओम का नियम पढ़े थे, जिसमें हम लोग यह देखे थे, ओम का नियम हम पढ़े थे ना पिछले क्लास में, जिसमें हम लोग देखे थे कि हमारा वोल्टेज पर निर्भर कर रहा था विद्युत धारा। वोल्टेज बढ़ रहा था तो विद्युत धारा भी बढ़ रही थी, वोल्टेज घट रहा था तो विद्युत धारा भी घट रही थी।
बस बस बस। तो हम उसी तरीके से देखेंगे कि जो भाई प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये चीज हम देखेंगे। एक और बात ओम्स लॉ में, एक और बात आपको समझ में आना चाहिए था, प्रतिरोध में ही एक बात बता देता हूं मैं कि यहां पर जो आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/I के। ठीक है, कहने का मेरा मतलब समझे कि अगर प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहेगा तो विद्युत धारा कम बहेगी। वही बात है भाई, सुन लो आप, यहां पर तो अभी एक ही रोकने वाला है तो भाई आराम से इधर उधर कट के निकल लेगा, इधर उधर कट के निकल लेगा। ठीक है ना। जैसे मैं एक यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। आप बताओ यार, आपको दो केस दिया गया, एक केस में एक रोड पर दौड़ रहे हो, दूसरे केस में भी रोड पे दौड़ रहे हो, लेकिन थोड़ा अंतर यह है कि जो पहला रोड में आप दौड़ रहे थे उसमें एक दो आदमी थे, तो जब आप एक दो आदमी जब रोड पर रहेगा तब बहुत तेजी से दौड़ पाओगे कि जब एक रोड है जहां पर लगभग एक रोड पर 10-15 आदमी है, वहां तेजी से दौड़ पाओगे। मेरा कहने का मतलब यह रोड है और इस रोड पर दो ही आदमी है यहां पर, ठीक है, और तब आपको यहां पर दौड़ने के लिए कहेगा। और एक दूसरा रोड है जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बहुत सारे आदमी हैं, अब तब आपको यहां पर कहेगा दौड़ने के लिए। तो आप इस दोनों कंडीशन में कहां पर तेजी से दौड़ पाओगे? तो यहां पर बहुत ही मूर्ख बच्चा भी बोल देगा कि सर इस रोड से अगर हम दौड़ेंगे ना तो हम बहुत तेजी से दौड़ेंगे, लेकिन इस रोड पर दौड़ेंगे तो सर यहाँ पर ना बहुत भीड़ है, रुकने वाला आदमी है, हम सबसे टकरा जाएंगे और हमारा जो स्पीड होगा वो घट जाएगा। अरे भैया, तो वही बात तो यहां भी है ना कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा यानी उतना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, यानी उतना ना विद्युत धारा को रोकेगा, वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो जितना ज्यादा भीड़ भाड़ यानी जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना कम करंट बहेगा, क्योंकि करंट को जाने ही नहीं ना देगा आगे, अब जाने ही नहीं देगा तो बहेगा कैसे। और जितना कम भीड़ उतना ज्यादा करंट बहेगा। जैसे देखो यहां पर कम भीड़ है तो यहां पर ज्यादा स्पीड से करंट बह सकता है। समझ में आ रहा है ना? वही बात होता है। गुड, वेरी गुड, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई है। तो प्रतिरोध में ये बात था जो मैं बता दिया हूं, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी प्रतिरोध व्युक्त कर्मानुपाती होता है विद्युत धारा के, प्रतिरोध व्युक्त कर्मानुपाती होता है विद्युत धारा के। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब हम देख लेते हैं कि प्रतिरोध निम्नलिखित में से किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला याद रखिए, प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो चालक तार की जो लंबाई होती है उसका जो है ना प्रतिरोध समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी जो तार है यानी तार है, मान लीजिए ये तार है, ठीक है, तो तार की लंबाई पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है और वो जो है ना समानुपाती होता है। डायरेक्ट कह लो तो जो चालक तार की लंबाई होती है उससे जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है। यानी जितना बड़ा तार की लंबाई उतना ज्यादा प्रतिरोध, यानी जितना लंबा तार रहेगा ना, जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध उसमें देखने को मिलेगा, और जितना छोट को तार, जितना तनी को तार, उतना ही कम प्रतिरोध देखने को मिलेगा। व्युक्त समानुपाती कहने का तो यही मतलब होता है, यही अर्थ होता है। अब मान के चलिए हम आपको दो कंडीशन देते हैं, एक तार ये रहा और एक तार ये रहा, और आप लोगों से पूछ रहा है, ये मान लीजिए इस तार की लंबाई L है और इस तार की लंबाई 2L है, तो आप मेरे को बताओ इस दोनों तार में से किस तार में सबसे ज्यादा प्रतिरोध देखने को आपको मिलेगा। तो आप देख के ही कह दोगे कि सर ये बड़का लंबा तार है, तो लंबा, जितना ज्यादा लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा, इसमें प्रतिरोध कम होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि चालक तार की लंबाई से प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती होता है। जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध, जितना तनी गो तार उतना कम प्रतिरोध। आया समझ में?
ओके बच्चों, अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखिए जो तार होता है वो भी तो गोल गोल होता है, पता है ना। जैसे ये देखिए ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा करीब आ जाता हूं, अब दिख रहा है मार्कर। इस मार्कर को मैं क्या करूं, बीचे बीच ब्लेड से या कोई तेज धार चीज से हम इसको बीचे बीच ऐसे 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 काट दें। तो काटने के बाद सामने जो ये जो आपको फेस खुले कर नजर आएगा, ये सामने वाला जो फेस होगा ना, उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, जो पूरा वृत्त के समान होता है, सर्कल के समान होता है ना, वृत्त के समान। अगर हम इसको बीचे बीच काट देंगे तो गोल गोल सामने उभड़ के आएगा, खुल के आएगा, तो वही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, एक तरह से सर्किल ही हो गया, एक तरह से वृत्त ही हो गया। और उसके लिए एरिया अगर हम निकाले, अगर एरिया ऑफ सर्किल निकाले, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वो वाला फार्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल भी आगे करने वाले हैं। ये देखिए ये जो है ना, यही तो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो किसी भी तार का अनुप्रस्थ काट जो होता है उसके व्युक्त कर्मानुपाती होता है। क्या, तो प्रतिरोध उसके व्युक्त कर्मानुपाती होता है, एरिया। ठीक है, मैं इसको मिटाना चाहूंगा, ठीक है, मैं हाथ से ही मिटा लेता हूं। ठीक है, चलो भाई समझ में आया, इसको भी मिटा लेता हूं, ये तो समझाने के लिए था। यानी जितना, देखिए एरिया बोले तो ये मोटाई ही समझ लो, ये देखो ये गोल है, ये मोटाई ही तो है, एक तरह से वृत्त है तो ये मोटाई है। तो जितना, देखो जितना ज्यादा मोटा तार होगा उतना कम प्रतिरोध होगा। क्या बोला मैंने बोला जितना मोटा तार होगा ना, जितना मोटा तार होगा उसके अंदर प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो देखते होंगे आप लोग, बिजली का जो तार ऊपर से गया रहता है आपके घर के ऊपर से, आपके खेत के ऊपर से, तो उसका तार का जो मोटाई है ना वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, ताकि बहुत अच्छा अमाउंट में, बहुत अच्छा मात्रा में वहाँ से विद्युत धारा जा पाए। ठीक है, कैसे, तो जितना मोटा तार रहेगा उतना कम प्रतिरोध रहेगा, और जितना कम प्रतिरोध रहेगा उतना भीड़ कम रहेगा, और जितना भीड़ कम रहेगा उतना अच्छे से विद्युत धारा वहां से जा सकती है। तो भाई वो जो तार होता है ऊपर से तो बहुत विद्युत धारा जाना रहता है, बहुत जगह उसको पहुंचना रहता है, तो उसमें से विद्युत धारा जो सप्लाई होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो उस तार का प्रतिरोध अगर कम रहेगा तभी तो ऐसा हो सकता है, तभी तो बहुत ज्यादा वहां से विद्युत धारा जा पाएगा। अगर वो तार मान के चलिए पतला होता, तो पतला होने के कारण उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता, तो उसके अंदर से विद्युत धारा जाइए नहीं करता, ज्यादा तनी मनी विद्युत धारा जा पाता, तब तो भाई बिजली नहीं पहुंच पाता। और तब क्या है कि तब वहां पर आग भी लग सकती थी। जितना, एक मिनट, जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा, ठेल ठेल के अगर विद्युत धारा उधर जाएगा तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण उतना ज्यादा परमाणु एक दूसरे से टकराएगा, आग भी लग सकती है। अभी आगे पढ़ाएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी आगे पढ़ाएंगे। विद्युत धारा से उष्मीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि विद्युत धारा के कारण जो है ना उष्मा भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल में ये बात तो समझ में आया कि जितना मोटा तार रहेगा उतना ही कम प्रतिरोध, जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध, और जितना पतला तार उतना ही ज्यादा प्रतिरोध। इसी के लिए आप लोग कभी कभी देखे होंगे जो पतला तार होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा विद्युत धारा जाने के कारण वो जल जाता है, गल जाता है। ठीक है ना, तो पतला तार ज्यादा गलता है, मोटा तार नहीं गलता ज्यादा। ठीक है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये दोनों आपको समझ में आया। चालक तार की प्रकृति पर, भाई आप जो तार इस्तेमाल कर रहे हैं वो तार की प्रकृति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर हम बात करें तो डायरेक्ट प्रतिरोधकता की बात कर रहा है, यानी ये रो, इसको रो पढ़ते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो टेंशन आप मत लीजिए, टेंशन मेरे को दीजिए, टेंशन आप मत लीजिए, आप पढ़ने का सिर्फ काम कीजिए। अभी इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये क्या होता है। तो इतना जान लीजिए कि हर एक चीज का अपना एक प्रकृति होता है। आपको पता ही होगा हर एक प्रकार का इंसान होता है, हर एक प्रकार का इंसान होता है।
कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ खराब इंसान होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से हर एक तार का जो प्रकृति होता है वो अलग अलग होता है। कुछ अच्छा से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, कुछ ज़्यादा अच्छा से नहीं होने देता है। तो जो तार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है क्या, प्रतिरोध, ठीक है ना। तार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, वो कहीं तार कैसा है, यानी प्रतिरोधकता की बात कर रहा है। अभी आगे बताएंगे प्रतिरोधकता क्या होता है। अब चालक तार के तापमान पे, यानी अगर देखो ये जो हमारा विद्युत धारा है ना, सॉरी विद्युत धारा बोल रहा हूं, प्रतिरोध जो है वो समानुपाती होता है टेम्परेचर के। किसके, टेम्परेचर के। यानी जितना ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा उतना ज्यादा प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूं जितना ज्यादा तापमान की वृद्धि हो जाएगी उतना ज्यादा प्रतिरोध भी उस तार का बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में। यानी कोई तार है, उस तार में बहुत ज़्यादा उष्मा बढ़ गया, यानी बहुत ज़्यादा उष्मा आ गया, यानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसमें प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। आ रहा है समझ में, ओके। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो आप क्या करो, ये वाला जो हमने माना है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। आप चाहो तो इसको भी इक्वेशन थर्ड मान सकते हो, ठीक है। खैर उसकी हमें जरूरत होती नहीं है। अब क्या है, इस ये देखिए आर आर दोनों में सेम लग रहा है, तो यहां पर हम आर के बदला आर ही लिख देंगे। ओके, अब यहां ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए यहां एल है और यहां 1 है, तो यहां पर इसका गुना होगा तो एल ही हो जाएगा, और बट्टे में नीचे क्या है, एरिया है। तो हमारे पास ये फार्मूला आया। अब आपको पता है ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, समानुपाती का जो साइन होता है, जब हम इसको हटाते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट देना पड़ता है ना, स्थिरांक देना पड़ता है हम लोगों को। तो हटाते हैं भाई, तो R इजकल टू, अब यहां पर जो स्थिरांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो होगा रो, ये रो, और ये वाला L और ये वाला एरिया, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला टेम्परेचर भी यहां पर लिख सकते हो, T भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर वाला कोई केस रहेगा तो आप टेम्परेचर भी यहां ऐड कर सकते हो। जहां पर क्या क्या इसका मतलब हुआ, R का मतलब यहां पर हुआ प्रतिरोध, और यहां पर ये देखो ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता, इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और ये जो है ना, ये इसको रो पढ़ते हैं, RHO, रो। आप लोग रोने मत लगना यार, रो इसका नाम ही है। अब रोने लगोगे तो भाई समझ सकते हो ना, रोना नहीं है, ओके। अब यहां पर L का मतलब होता है तार की लंबाई, तार की लंबाई, ओके। उसके बाद A का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लिख दो आप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बच्चे आप लोग बोर्ड मत होना, ठीक है, बोर्ड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। और T का मतलब होता है टेम्परेचर यानी तापमान। चलिए इतना बात आई थिंक आप लिख लो। अच्छा, इसका यूनिट भी, इकाई यानी यूनिट जो होता है, यूनिट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट भी आप लोगों को जानना जरूरी है। ये जो है ना प्रतिरोधकता है, और प्रतिरोधकता का यूनिट भी आप जान लो। अगर ये चीज इधर आएगा, देखो ये चीज आप इधर आनो, ये अगर इधर आएगा, रो इधर आएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का, देखो आप अगर इस रो को इधर लेके आते हो तो एरिया ऊपर जाता है और लेंथ नीचे चल आता है, ठीक है ना, और R उसी के जगह पे चल जाता है, तो R इंटू A और बट्टे में L। अब यहां से प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट निकाल लो, यानी यूनिट निकाल लो क्या होता है। तो रो बराबर R, प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का क्या होता है, देखो यहीं पर आपको बताया गया होगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। तो इसको इस चीज से दिखाते हैं, तो मैंने लिख दिया ओम, गुणे एरिया, यानी एरिया का तो आप लोगों को पता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, लिख दो मीटर स्क्वायर। और L मतलब लंबाई, और लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो यहां पर जो प्रतिरोधकता है ना, उसका SI मात्रक क्या होगा, ओम मीटर,
डायरेक्ट ओम और मीटर, ओम मीटर यहाँ पर इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये भी आप लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बात आई थिंक आप लिख लिए होंगे। चलिए, नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर ले। जल्दी लिखें, मैं टाइम दे देता हूं आप लोगों को लिखने का। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोधकों के समूहन, यानी प्रतिरोध जो है वो किस किस तरीके से जुड़ सकता है। तो दो तरीके से जुड़ता है। पहला होता है हम लोगों का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जुड़ सकता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की ही बात हो रही है, चाहे आप कोई भी चीज को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो और समानांतर क्रम में जोड़ सकते हो। दूसरा होता है समांतर क्रम, समांतर क्रम। समझ में आया? प्रतिरोधकों का समूहन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हम लोगों का श्रेणी क्रम और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो बारी बारी से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों पढ़ रहे हैं। पहला है हम लोगों का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, यानी इसको सीरीज बोलते हैं डायरेक्ट, इंग्लिश में सीरीज। कैसे होता है इसकी पूरी बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो श्रेणी क्रम होता है उसमें जो विद्युत धारा होता है, श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा होता है यानी I जो होती है वो क्या होती है, समान होती है, समान होती है। यानी कहीं भी आप देख लो श्रेणी क्रम में I का जो मान होता है वो हमेशा पूरा सर्किट में पूरा बराबर होगा, समान होगा, बदलेगा नहीं। अगर 1 एम्पियर बह रहा है श्रेणी क्रम में तो पूरा सर्किट में 1 एम्पियर ही बहेगा। कहीं भी आप देख लो आपको 1 एम्पियर ही करंट मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात क्या है कि हमारा जो विभवांतर होता है, विभवांतर जो होता है, ठीक है, यानी भी जो होता है, भी विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, बराबर नहीं होता, यानी समान नहीं होता, समान नहीं होता है। यानी आप अगर श्रेणी क्रम की बात करो तो अलग अलग बिंदु पे अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, विभवांतर मिलेंगे। कोई भी पॉइंट पे सेम विभवांतर नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग विभवांतर। अभी हम आपको बताएंगे कैसे ये चीज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आया? ये 2 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, अब श्रेणी क्रम होता कैसे है तो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, मैं इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। ये इस तरीके से बैटरी बनाया जाता है। मैंने ये चीज नहीं बताई, ये चीज बहुत ही कॉमन बात था, सभी को पता होगा, इसीलिए मैं नहीं बताया। ये बैटरी मैंने लगाया, बैटरी हमेशा क्या देता है, वोल्टेज देता है V। उसके बाद ये हमने प्रतिरोध को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, दिखा रहे हैं, इस तरह से प्रतिरोध बनाते हैं। चलिए, इसमें मैं स्विच भी लगा देता हूं। चलो, लगा दिया। ये एक बात आपको पता होना चाहिए, जो विद्युत धारा का डायरेक्शन होता है, क्या बोला मैंने, जो विद्युत धारा होता है ना उसकी जो दिशा होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं यहां पे। विद्युत धारा हमेशा, ये देखिए प्लस है और ये माइनस होता है। बड़ा वाला जो होता है ना, ये बड़ा वाला ये प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस होती है। क्या? प्लस से माइनस होती है। यानी विद्युत धारा इधर से बहेगा, विद्युत धारा इधर से बहेगा, विद्युत धारा इधर से बहेगा, विद्युत धारा इधर से बहेगा। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, देखो भाई प्लस से माइनस तो विद्युत धारा बह रही है, तो माइनस से प्लस क्या बह रही है, तो माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन जाता है। क्या जाता है? यानी मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या जाता है, प्लस से माइनस हम लोगों का I विद्युत धारा जाता है, और माइनस से प्लस क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन, क्या? इलेक्ट्रॉन। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा की जो दिशा होती है एक दूसरे से विपरीत होती है, यह बात हमेशा याद रखिएगा। ये जो प्रतिरोध है मैं इसको R1 प्रतिरोध मानता हूं, ये जो प्रतिरोध है इसको R2 प्रतिरोध, और ये जो प्रतिरोध है इसको R3 प्रतिरोध में मान लेता हूं। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा? गुड, ठीक है।
आपको एक बात पता होना चाहिए, मैंने बताया, इसको मैं मिटा दूं, हाँ, मैं आपको बताया कि ये जो विभवांतर होता है, ये जो वोल्टेज जो यहां पर ये बैटरी दे रहा है, ये विभवांतर कहीं भी किसी पॉइंट पर बराबर नहीं होता। अगर यहां पर V है तो यहां पर V1 होगा, यहां पर V2 होगा, यहां पर V3 होगा। यानी R1 के निकट, क्या बोला मैंने, R1 के निकट V1 विभवांतर, R2 के निकट V2 विभवांतर और R3 के निकट V3 विभवांतर। आ रहा है समझ में? यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये बैटरी 6 वोल्ट विभवांतर है, इसका 6 वोल्ट है, तो यहां पर मान के चलिए 4 वोल्ट होगा, यहां पे हम लोगों का 1 वोल्ट होगा और यहां पे भी क्या होगा, सपोज 1 मिनट, यहां पर मान लीजिए 3 वोल्ट होगा, यहां पर 2 वोल्ट होगा और यहां पर 1 वोल्ट होगा। टोटल मिला के 6 पुरना चाहिए, जितना वोल्टेज यहां पर है उतना ही वोल्टेज यहां पर मिला के होना चाहिए। यानी कहने का मतलब V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी ये तीनों मिला के, अगर ये V जो है ना ये 6 वोल्ट है, ये तीनों मिला के 6 वोल्ट होना चाहिए, ये तो फिक्स है, ये होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी बिंदु पर विभवांतर बराबर नहीं होती है। अगर ये 6 वोल्ट है तो यहाँ 6 वोल्ट नहीं हो सकता, अलग अलग होगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। विभवांतर श्रेणी क्रम में हर एक बिंदु पर अलग अलग होती है और शुरुआत में विभवांतर थोड़ी ज्यादा होती है और धीरे धीरे कम होते रहती है श्रेणी क्रम में, ठीक है। समझ में आया? तो इससे देखिए ये वाला पॉइंट से हम V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। हाँ सर जी लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने लिख दिया। ओके, आप ध्यान दो V1 के निकट, अच्छा ओम के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं V इजकल टू I इंटू R जानते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब आप देखो V इजकल टू I गुने R होता है, ओम के नियम के अनुसार हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब आप ध्यान दो V1 यहां पे जो दिख रहा है, V1 के निकट कितना प्रतिरोध है, R1 है। और एक बात बताओ, ये पूरा सर्किट जो है ना, ये पूरा सर्किट में जो विद्युत धारा है वो तो समान है, वो बराबर हो ही नहीं सकती, यानी वो अलग अलग हो ही नहीं सकती। विद्युत धारा I का मान समान होता है श्रेणी क्रम में। तो अगर इस बिंदु पर I है तो इस बिंदु पर भी I होगी, इस बिंदु पर भी I होगी, यहां पर भी I, यहां पर भी I, यानी चारों तरफ I ही होगी। अगर 1 एम्पियर की करंट यहां से बह रही है तो यहां भी 1 एम्पियर की करंट बहेगी और सब जगह 1 एम्पियर का करंट बहेगा। तो I में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, V1 के निकट I तो समान होगी, ये तो कहीं चेंज नहीं होगी, लेकिन V1 के निकट प्रतिरोध R1 है तो मैं R1 लिख दूंगा, इसको इक्वेशन 3 मानूंगा। फिर देखो V2 के निकट क्या है, प्रतिरोध R2 है, लेकिन विद्युत धारा तो समान होगी, वो तो I होगी। तो V2 के निकट प्रतिरोध जो है वो R2 हो जाता है, लेकिन I सेम होता है, इंटू R2 लिख दिया मैंने, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। V3 के निकट भी I सेम होगी और प्रतिरोध R3 हो जाएगा, इसको इक्वेशन मैंने 5 मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो यहां पर V1 V2 V3 का देखो V1 V2 V3 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, यानी V का मान, V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, ये सभी का मान अगर हम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 में रखेंगे, ये इसमें, तो क्या होगा, देखिए V का वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू यहां पर दिया गया है I गुने R, लिख देंगे। तो यहां पर इसमें हम डालें, ये सभी का वैल्यू इसमें डालें, तो V का वैल्यू कितना है I गुने R, तो मैं लिखूंगा I गुने R, यहां पर बराबर है तो बराबर V1 का मान कितना है, देखिए यहां पर दिया हुआ I गुने R1, तो लिखूंगा मैं I गुने R1, ठीक है, प्लस में जी V2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है
I गुने R2, फिर प्लस में सर V3 का मान यहाँ पे I गुने R3 दे रखा है, तो मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए I गुने R इजकल टू, देखिए I तीनों में कॉमन है, तो कॉमन हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, आई से आई यहाँ पर तेल लेने के लिए चल जाएगा, और यहाँ पर देखिए वैल्यू हमारी हो जाएगी R इजकल टू यहाँ पे R1 R2 R3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, खैर यहाँ पर प्रतिरोध जितना हुआ, मैंने यहाँ पर 3 ही प्रतिरोध लिया था इसीलिए 3 ही हुआ, लेकिन 3 से ज़्यादा भी होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 आर एन टाइम तक ले सकते हैं। जितना प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर, यानी एन टाइम तक प्रतिरोध हो सकता है, उसको इसी तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया श्रेणी क्रम के लिए। किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम का अगर सवाल आएगा तो यही फार्मूला से हम लोग करेंगे। आर ई मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 1 2 3 4 बहुत सारे प्रतिरोध मिला के ये अकेला प्रतिरोध हो रहा है, तो ये इक्विवेलेंट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, चलिए ये बात श्रेणी क्रम का जितना सारा बात मैंने आपको बताया वो जल्दी से आप लिख लें। जल्दी से लिखिएगा या इसका स्क्रीनशॉट कर ले, या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने श्रेणी क्रम बढ़िया से समझ लिया, श्रेणी क्रम के लिए जो फार्मूला होता है वो भी बढ़िया से समझ लिया। चलिए वो फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या था? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितना प्रतिरोध होगा वो n टाइम तक जुड़ते जाता है इस तरीके से। समानांतर क्रम की बात करते हैं। सेकंड नंबर में हमारा क्या है? समांतर क्रम। इसको हम लोग देख लेते हैं, समांतर क्रम में क्या होता है। तो देखिए याद रखिएगा, समांतर क्रम में हमेशा I का जो मान होता है, I का मान समान नहीं होता, समान नहीं होता है। याद रखिएगा, समांतर क्रम में I का मान यानी विद्युत धारा का मान बराबर नहीं होता है। अलग अलग जगह देखिएगा तो अलग अलग विद्युत धारा का मान होगा। मैं अभी समझाता हूं, जैसे अभी पीछे समझाया ना उसी तरीके से समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है सर। चलिए, I का मान बराबर नहीं होता यानी समान नहीं होता। और एक बात, यहां पर जो विभवांतर होता है, विभवांतर यानी V का मान समान होता है, समान होता है। देखिए श्रेणी क्रम का ठीक उल्टा है ये। ओके, समझ में आना चाहिए। तो ये दो बात आई थिंक आप याद रखिएगा। मैं समांतर क्रम का डायग्राम बना के बताता हूं। देखो भाई, चलिए यहां पे कुछ इस तरीके से बैटरी लगा देता हूं मैं। हाँ, यहां पर ये कुछ इस तरीके से ये रहा, ये प्रतिरोध मैं इस तरीके से बना देता हूं। यहां पर भी प्रतिरोध, ठीक है, ये इस तरह से जुड़ गया, ये इस तरह से जुड़ गया, ये इस तरीके से जुड़ गया। इसका भी काम निकल गया, हम लोगों का भी काम निकल गया। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज देने वाला भी है। यहाँ पर ये प्रतिरोध को हम R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, इसको R3 मानते हैं। देखिए समानांतर क्रम में क्या होता है, एक के ऊपर एक क्या होता है? सज जाता है। एक के ऊपर एक अगर हम सजा रहे हैं तो वो प्रतिरोध हमारा जो है वो समानांतर क्रम में होता है। और एक बात और याद रखिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं जहां पर सर पता नहीं चलता है कौन समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो बच्चों अगर बात फंस जाए तो एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक क्या है? ट्रिक किसके लिए? कि भाई कौन सा जो है समानांतर क्रम है और श्रेणी क्रम, हमको सर अगर पता ना चले तो उसके लिए ट्रिक क्या है? याद रखिएगा, अगर I का मान, अगर I का मान नहीं, I को जाने का एक रास्ता, अगर विद्युत धारा को जाने का अगर एक रास्ता है ना,
एक से ज़्यादा रास्ता ही नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा रास्ता है ही नहीं। विद्युत धारा को जाने के लिए अगर एक ही रास्ता है, एक से ज़्यादा रास्ता है ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई अगर ऐसा कहीं पर देखे आपको कि अगर आई है ना, आई से ही सब कुछ डिसाइड किया जाता है, तो अगर आई को जाने का एक ही रास्ता होगा तो वो क्या होगा, श्रेणी क्रम होगा। याद रख लीजिए, श्रेणी क्रम। क्या? श्रेणी क्रम। आई को जाने का अगर एक ही रास्ता, श्रेणी क्रम। अगर आई को जाने का, अगर आई को जाने का एक से ज्यादा रास्ता, एक से ज्यादा रास्ता, तो वो समांतर क्रम। क्या बोला? ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है, याद रखना आपको, ये चीज याद रहना चाहिए। अगर आई को जाने का एक ही रास्ता है, अगर हम मान के चलिए हम है विद्युत धारा, बिजली है, हम चल दिए ठमक के, इस तरह से हम जा रहे हैं और मेरे को जाने का एक ही रास्ता, मेरे को जाने का अगर एक ही रास्ता, तो हम भाई श्रेणी क्रम है, यानी श्रेणी क्रम है वहां पर। और अगर हमको जाने का बहुत सारा रास्ता, इन्हू से जा सकते हैं, इन्हू से जा सकते हैं, या इन्हू से जा सकते हैं, बहुत सारा रास्ता है हमको जाने का, तो भाई वो समानांतर क्रम होगा वहां पर। ये ट्रिक याद रखना, सारा कुछ हो जाएगा। फिलहाल में ये ट्रिक आप कॉपी कर लेना, वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट कर लेना, हम मिटा रहे हैं, हमको तो भाई समानांतर क्रम समझना है अभी। चलो भाई, गुड गुड गुड। तो यहां पर ये देखो भी, और यहां पर बताया है कि आई का मान जो है ना बराबर नहीं होता, तो हम यहां पर जानते हैं ये बड़ा वाला जो है वो प्लस है, छोटा वाला जो है वो माइनस है। बड़ा वाला टर्मिनल प्लस, छोटा वाला टर्मिनल माइनस। गुड। तो प्लस से माइनस विद्युत धारा बहती है, ये अभी बताया मैंने, तो इधर जो है विद्युत धारा जाएगी, इधर जो है विद्युत धारा जाएगी। लेकिन यहां पर जैसे ही विद्युत धारा आएगी ना, आई यहां तक तो आई रहेगी, लेकिन अब आई को जाने का देखिए एक से ज्यादा रास्ता हो गया। यहां पर तो आई को जाने का एक ही रास्ता था, देख रहे हैं आप, यहां पर आई को जाने का एक ही रास्ता था, दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। लेकिन सर जी अगर जैसे ही आई यहां पर पहुंचा, तो देखिए सर जी 1 2 3, 3 गो रास्ता हो गया, विद्युत धारा को जाने का यहां 3 गो रास्ता हो गया। तो सर यहां पर आप देख ही रहे हैं समानांतर क्रम हो रहा है। तो अब ये रास्ता से जब कुछ करंट गया तो इसको I1 मान लेते हैं, ये रास्ता से कुछ गया तो ये यहाँ पे I2 हो जाएगा। अरे भाई मैं ये कचरा हो गया, मैं यहाँ वाला I मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कचरा ना लगे। ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, R2 को इधर लिख लेता हूँ और R3 को इधर लिख लेता हूँ। ये आप ही के भलाई के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर दिखे। कुछ करंट इधर गया तो ये I2 हो गया, और कुछ करंट इधर गया तो I3 हो गया। तीनों रास्ता से करंट गया कुछ कुछ। तो ये पहले I था, एक ही रास्ता था। अब जैसे ही यहां पे आया, इधर कुछ करंट गया, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया। तो करंट को जाने का एक से ज्यादा रास्ता, विद्युत धारा को जाने का एक से ज्यादा रास्ता, समानांतर क्रम सर, बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज बराबर रहेगा हर एक जगह पे, भी जो है, चाहे आप यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, हर जगह भी जो है समानांतर क्रम में क्या होता है, बराबर होता है। भी जो है समानांतर क्रम में हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर भी बराबर होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में भी बराबर नहीं होता, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग क्या होता है, ये होता है हमारा भी होता है। समझ में आया? ये बात याद रखना, उल्टा है दोनों, याद रखना ये उल्टा है। तो चलिए, यहां पर बराबर क्या नहीं है, तो बराबर I नहीं है, तो हम लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। यहां पर जो I था ये कितने में टूट गया है, I1 में, I2 में, I3 में। तो मैंने ये इक्वेशन लिख लिया। तो मैं यहां पर लिखूंगा I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत है नहीं है, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेंगे। ओके, वेरी गुड। ओम के नियम के अनुसार क्या जानते हैं, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, आप नहीं भी लिखोगे तो ये चलेगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अनुसार क्या जानते हैं, V इजकल टू I गुने R। तो अगर I को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर V बट्टे R हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो आप, है ना, क्योंकि अभी हमको I चाहिए था ना, I बदल रहा है ना, तो I चाहिए था, मैंने I इधर रख लिया। अब आप देखो I1 के निकट प्रतिरोध R1 है, लेकिन V तो समान है, तो वही बात है,
I1 के निकट I1 के निकट भी समान है, लेकिन I1 के निकट प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो मैं लिखूंगा R1। इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। I2 के निकट क्या है भाई, देखो भी सब में बराबर है और I2 के निकट प्रतिरोध R2। इक्वेशन 4। I3 के निकट क्या है, भी तो सब में बराबर है भाई, तो भी लिख दिया, और प्रतिरोध क्या है I3 के निकट R3 है, तो मैं लिख दिया R3। इसको इक्वेशन 5 मान लिया, 5 है ना, हाँ 5। चलो कुछ नहीं करना, बस अब क्या करना है, I का मान और I1 का मान और I2 का मान और I3 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या होता है सर, तो देखिए अभी क्या होता है, इधर मैं बता देता हूं। I का मान यानी I का मान, I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान, ये सभी का मान बच्चों अगर हम लेंगे और सबका मान इस वाले इक्वेशन में, इस वाले समीकरण में डाल देंगे तो क्या होगा, तो देखो सर क्या होगा, यहाँ पर सर I का मान क्या है, यहाँ पर I का मान V/R है, तो मैंने लिख दिया V/R। I1 का मान हाँ I का मान मैंने लिख दिया, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पर है ना I का मान V/R, चलो लिख दिया मैंने, बराबर है तो बराबर। I1 का मान यहाँ पे कितना है V/R1, तो V/R1 प्लस में I2 है तो I2 का मान V/R2 है, तो मैं लिखूंगा V/R2। ठीक है, कमेंट करना बच्चों कि आपको ये बात समझ में आ रही है। I3 का मान कितना है V/R3, I3 का मान V/R3, तो मैं लिखूंगा V/R3। इसको घेर देते हैं, ठीक है, तो V/R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए V तीनों में बराबर सेम है, कॉमन ले लेंगे तो V बाहर आएगा तो ऊपर में 1 बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो V से भी गया कैंसल तो ऊपर में 1 बचा, तो 1/R 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये हमारा फार्मूला चला आया, किसके लिए, समानांतर क्रम के लिए ये फार्मूला है। और इसको भी हम थोड़ा इवॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN टाइम तक यहाँ पर जोड़ सकता है। जितना प्रतिरोध आएगा 5 आ जाए 6 आ जाए वो N टाइम तक हम इसको जोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये किसका फार्मूला है, समांतर क्रम का, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, समानांतर क्रम के लिए क्या फार्मूला आया, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। तो समझ में आया, तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लें, जल्दी से नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट जो आपका मन है कर ले। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने ये सारा बात समझ में आपको आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अभी जानते हैं समय हो गया है कितना, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कितना बजे, 9:58 हो रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं। मैं थोड़ा लाइट बढ़ा देता हूँ फ़ोन का, अभी 9 कितना हो रहा है, 9:58 हो रहा है। दिखा देता हूँ आप लोगों को समय, देखो आप समय कितना हो रहा है, अभी 9:59 हो गया, पहले 9:58 था। 9:59 में अब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे को एडिट भी करना होगा और कल ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा। तो भाई बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आती है, तो थोड़ा सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, अपने दोस्तों लोगों को बताइए, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।